जब आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, अपना पूरी एक लाइफ आर्मी को दे दी, उसके बाद टाइम आता है रिटायरमेंट का, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ में क्या बदलाव है? रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा, आर्मी के अंदर हम जहाज के माफिक थे, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के माफिक। लेकिन जैसे रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि इस जहाज के विंग नहीं है, जहाज चल रहा है लेकिन विंग नहीं है। तो इसका मतलब वी बिकम सो अनकंफर्टेबल। और जो आर्मी पर्सन होते हैं, फाइनेंस को लेके उनके माइंड में क्या सोच रहती है कि वो जैसे बाकी पर्सन है, सिविलियंस हैं, उनको ये होता है कि भी अगर मेरे पास 4 करोड़ है मैं 10 करोड़ बनाऊँ, 10 करोड़ है तो 20 करोड़ बनाऊँ। तो आर्मी पर्सनस का माइंड सेट कैसा होता है? हम जब आर्म फोर्सेस के अंदर एंट्री करते हैं, जब हम एक कसम खा लेते हैं, एक कसम परेड होती है, उस कसम परेड के अंदर वट एवर वी वांट टू डू फॉर द नेशन। ये इस तरह फाइनेंशियल साइड में तो कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आता, सोच ही नहीं आती कि भाई दिस हैज़ गॉट सम रिलेशनशिप टू अवर लाइफ। जो आर्मी में पोस्ट्स होती हैं वो किस तरीके से होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे कैसे उनमें ग्रोथ होती है? तो ऑफिसर लेवल की हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक बनते हैं जी, राइट। और जो हमारे लेवल तक जो अफसर पहुंचता है वो तकरीबन 20 साल की सर्विस के बाद कर्नल बनता है। अग्निवीर को कुछ नहीं मिलना, सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं, वो नंबर काउंट हो रहा है। 4 साल उसने जाना है, अग्निवीर ने जाना है जवान लेवल पर। अभी वो सिपाही नहीं है, नायक नहीं बन रहा है, हवलदार नहीं बन रहा है, लेकिन वो जो पिछले 4 साल से जो भर्ती हुई है उसका अग्निवीर हो रही है। अभी वो प्रॉपर मिलिट्री रैंक नहीं है, तो ही इज़ मोर लाइक ए ट्रेनी। तो सर जैसे आज कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, हम ओपन करते हैं, ठीक है, या एफएम लगाते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, यूएस की वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, आप पहले तो इसको कैसे देखते हैं एज आर्मी पर्सन, ठीक है, और दूसरा क्या इंडिया की जो सुरक्षा टीम्स हैं क्या इतनी ज़्यादा समर्थ है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल ईजिली कर लेंगे? ये एक बहुत ही इस समय सीरियस टॉपिक है, और पूरी ये हम इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस समय जूझ रहा है। एंड सिचुएशन आज लग रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बता दिया है कि भाई ये कोविड लाइक सिचुएशन आ रही है, इसे टेंस सिचुएशन आने वाले टाइम के अंदर, ये टेंस सिचुएशन आने वाली है। इस क्रिटिकलिटी के अंदर आम लोग अफेक्टेड होंगे, और इसी के अंदर ही जब प्रॉब्लम आती है, इंटरनल प्रॉब्लम जब बढ़ेंगी, तो साथ साथ में जो एक्सटर्नल है वो, तो यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, सिखलाई रेजिमेंट भी है, काफ़ी लोग फोर्स के अंदर जाते थे, क्योंकि इस इलाके के अंदर, इस इलाके ने हमेशा लड़ाइयाँ ही देखी हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, चाहे वो पार्टीशन के दौरान थी, चाहे 65 है, 71 है, डायरेक्टली अफेक्टेड है पंजाब। सो हिमालय अगर नॉर्थ में है और साउथ में समुंदर है, तो वेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला पंजाब इज़ द शील्ड ऑफ हिंदुस्तान। सही बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। तो हमेशा की तरह आज का पॉडकास्ट भी आपके लिए बहुत ख़ास रहने वाला है। ये पूरे देश को समर्पित रहने वाला है, क्योंकि जहाँ देश की बात आती है वहाँ आती है बात हमारी इंडियन आर्मी की। जी हाँ, इंडियन आर्मी से ही आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं, जो कि हैं रिटायर्ड कर्नल जीपीएस बिर्क जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे हम जानेंगे देश की करंट सिचुएशंस, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर जीपीएस बिर्क जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले ऑडियंस को प्लीज़ ये बताइए कि आपने इंडियन आर्मी को ही एज अ प्रोफेशन क्यों चुना? बड़ा ये पैशनेट क्वेश्चन है मेरे लिए। और सबसे पहले तो हम उस इलाके से आते हैं, और जहाँ पर कि हम एक बचपन से ही हमें ये जो एक फ़ौजी के नाते, ख़ास करके पंजाब का एरिया जो जहाँ पर है, यहाँ पर तो हर बच्चे को ये मन करता है कि वो फ़ौज के अंदर है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली वी बिलोंग टू दी पार्टीशन से पहले जो इलाका था, जो हमारे परिवार का था, वो शेखपुरा इलाका एरिया, ओके,
शेखपुरा इन लाहौर डिस्ट्रिक्ट। इन लाहौर। और उसके बाद फिर जब हम पार्टीशन हुआ तो हम लोग इधर आ गए फिरोजपुर में। फिरोजपुर के बाद फिर करनाल चले गए। करनाल ऑल्सो यूज टू बी पार्ट ऑफ पंजाब ओनली पार्ट ऑफ दैट टाइम। पंजाब। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कलर इलाका था तो परिवार जो है वो उत्तराखंड, जो पहले यूपी कहलाता था, तराई इलाके में, वहाँ पर हम लोग चले गए। वहाँ से फिर हमारे पिताजी जो थे वो पार्टीशन के दौरान अपने परिवार से अलग हो गए थे, तो वो काफ़िलों के साथ भर्ती उनकी जब हुई तो वो कहीं दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में वहाँ पर दिल्ली में वहाँ पर ये एयरफोर्स की भर्ती कहीं हो रही थी तो वहाँ पर एयरफोर्स ज्वाइन कर गए। सो एज ए रिज़ल्ट आई वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ अ सोल्जर। तो सोल्जर मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो हम भी उनके साथ रहे। तो हमने पहले दिन से यही देखा कि भाई हर जगह हमेशा हमें डिफेंस फोर्सेस से बड़ा यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा एक प्रेम हो गया। पिताजी को जब देखा हमेशा एवरी डे हीज़। तो उसके बाद 65 ऑपरेशन में बच्चा था, 71 में भी हम स्कूलों में ही थे। और जैसे जैसे हम लोग हालात देखे तो हमने हमारा शुरू से मुझे पैशन थी कि आई शुड जॉइन दी आर्म फोर्सेस। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज से की थी, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज से। और यहाँ पर फर्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्ट्रेट वे जॉइन दी आर्म फोर्सेस, और उसके अंदर भी इन्फेंट्री के अंदर। और इन्फेंट्री के साथ मैंने 21 साल अपना सर्विसेज की, और जहाँ पर भी हमें हुक्म मिला उसके मुताबिक हम काम करते रहे। और जहाँ भी ऑपरेशंस के मौके मिले वहाँ भी हम गए। और बड़ा अच्छा लगा कि एक आर्म फोर्सेस एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मेरे ख्याल से पंजाब का कोई जो भी इंसान होता है, या अब तो जो देश प्रेमी होते हैं, उनका पहला मन करता है कि किसी ना किसी तरीके से हम फ़ौज में जाएं। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, एंड मुझे बहुत इसकी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग मैं आर्म फोर्सेस में काम किया। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग काम आए, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी जैसे IAS ड्यूटीज़ वगैरह हो जाती थी इंटरनल सिक्योरिटी, वहाँ पर भी हमने काम किए। तो आई एम फीलिंग प्राउड टू बी रिटायर्ड एज ए कर्नल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे थे, तो बागलपुर ओह यस, वॉर के अंदर आप हीरो रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक IAS ड्यूटी है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है। 1989 के अंदर, अगर भागलपुर जो बिहार के अंदर है, वहाँ पर इंटेंसिव एक राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स एक्चुअली, अनपैरेलल, एंड लॉट ऑफ किलिंग्स हैड टेकन प्लेस। और हमारी उस समय यूनिट जो 3 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उसमें मैं उस समय मैं मेजर था और कंपनी कमांडर था। तो उनको वहाँ पर आर्मी की कॉलम्स की ज़रूरत पड़ी, एंड टू सिविल अथॉरिटीज़ एक हमारा एक टास्क होता है। तो उस टास्क में हम तकरीबन 14 घंटे हमारी हम लोग रांची में थे, तो फिर वहाँ भागलपुर में चले गए। तो देन हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कमांड कंट्रोल में आ जाते हैं। वहाँ पर फिर हमने कंट्रोल किया, और लेकिन वहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि राइट्स के अलावा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी वीकनेस थी, इतनी कमज़ोरी थी कि हम लोग को फिर कुछ ऐसे काम करने पड़े जिसमें कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनको एडवाइस किया, और साथ साथ में जो राइट्स जहाँ हो रहे थे उनको भी कंट्रोल किया। और विद इन अबाउट 72 घंटे में हमने वो राइट्स कंट्रोल कर लिए थे। वेरी इनफेमस राइट्स हैं, काफ़ी किलिंग्स भी हुई हैं, बट यस, एक चीज़ वहाँ सीखने को मिली कि जो हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारे पास अगर सेफ्टी की प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल तो हम एक समझते थे कि हाँ भाई हद के पार कोई भी दुश्मन आ सकता है, लेकिन जब ऐसी राइट्स होती हैं इसके अंदर, जब इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है और आम नागरिक की जान माल का जो नुकसान होता है वो बड़ा दर्दनाक है। और हम चाहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तभी हम लोग अपना नेशनलिज्म जो है बढ़ सकता है। दैट्स वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसके अंदर, लेकिन आई थिंक इन ब्रीफ आई कैन से दैट। जी। तो सर, जब आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, अपना पूरी एक लाइफ आर्मी को दे दी, उसके बाद टाइम आता है रिटायरमेंट का, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ में क्या बदलाव है? मैं तो ये कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि एक जहाज़ है, जैसे आर्मी के अंदर हम जहाज़ थे जी, जहाज़ के माफिक थे, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के माफिक। लेकिन जैसे रिटायरमेंट के बाद आते हैं
तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि इस जहाज़ के विंग नहीं है, जहाज के जहाज विंग चल नहीं। रहा है लेकिन विंग नहीं है। तो इसका मतलब वी बिकम सो अनकंफर्टेबल क्योंकि कि आर्मी की लाइफ एक होती है कि एक एक लाइन में चलती है, कह सकते हैं, करेक्ट लेकिन सिविलियन की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। करेक्ट और एक नॉट ओनली आर्मी की लाइफ बड़ी स्पीड में चलती है, बड़ी डायरेक्शंस के साथ चलती है, वेल कंट्रोल चलती है, जैसे कि जहाज के अंदर एक पायलट ने हर चीज़ जी। को कंट्रोल रखना है। तो आर्म फोर्सेस जो हैं आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है। हम वहाँ पर एक उस तरीके से काम करते हैं कि हुक्म मुताबिक काम करते हैं। यहाँ तक कि आर्म फोर्सेस के अंदर ये हाल हो जाता है कि हमारी जो मसल की मेमोरीज भी हैं वो भी फिक्स हो जाती हैं कि भाई जैसे हुक्म मिला वैसे हमने काम करना ऐसे काम। है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं अभी ना हमें हुक्म मिलना है और ना हमें कोई डायरेक्शंस हैं कि हमने करना क्या है, और जब हम अपने तरीके से काम करना चाहते हैं तो सिविल का जो माहौल है जो बाहर है वो इस तरीके से अलग से है कि हम लोग उसके साथ हम खड़े उतर नहीं सकते। हम सीधी बात करते हैं, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि अगर साफ पानी की मछली को आप समुंदर की पानी के अंदर डाल दो कि अभी आप हमने सरवाइव करना है, दिस इज़ द फैक्ट। ये हर फौजी के साथ होता है, हर फौजी। जिसने भी 10 15 20 साल 25 साल 30 साल अगर फौज के अंदर काम कर लिया तो उसके बाद फिर उसको ये एक न्यू एनवायरनमेंट के अंदर आना पड़ता है। और ये हमारी एक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे ये भी लगा कि हमारी इस सिस्टम के अंदर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक खामी है कि एक जो ट्रांजिशन स्टेज होती है फ्रॉम कि हम ट्रेन तो हो जाते हैं लेकिन डी ट्रेन नहीं होते। ओके। तो ये डी ट्रेन करना भी एक बहुत ज़रूरी एक है। हम कहते हैं डी सेटलमेंट के बड़े प्रोग्राम हैं, बड़ी वैकेंसियाँ मिलती हैं फौजी को, लेकिन एक्चुअल में वो एडजस्ट हो नहीं पाती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जब मैं 1999 के अंदर मैं रिटायर होके आया था, विद ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई वाज ए क्वालिफाइड पर्सन। फर्स्टली एक तो चलो बीइंग एन ऑफिसर हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवली क्योंकि हम होते हैं और कॉम्पिटिशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस हमने काफ़ी कुछ सीखा होता है, और उसको देखते हुए मैं कुछ कर पाया। लेकिन शुरुआत मैंने ऐसे की कि जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी आती थी, हम लोगों ने, मेरी और मेरी वाइफ ने मिलके एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन खोली बाय नेम है स्कॉलर्स यार्ड। ओके। वो मोहाली में हमने खोली। तो हमने कहा कि भाई आर्म फोर्सेस के अंदर भी मैंने लोगों को काफ़ी ट्रेनिंग दी है, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमने मोहाली के अंदर हमने एक इंस्टीट्यूशन खोली, और वो काफ़ी देर तक चली और आज तक चल रही है। आज तक चल रही है। यहाँ तक कि अभी कोई भी इंटरव्यू के लिए जो तैयारी के लिए आता है, इंटरव्यू के लिए सिर्फ, जिसमें कि किसी प्रकार की भी इंटरव्यू हो, चाहे वो अपने करियर के लिए कोई इंटरव्यू हो, प्रमोशनल इंटरव्यू हो, एम्बेसी इंटरव्यूज़ हों, सो पीपल दोज हु कम फॉरवर्ड उसको हम ट्रेन करते हैं। तो एक तो हमने ये काम किया। दूसरा हमारी एक्सपीरियंस के साथ हमने फिर क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड था तो किसी ने एडवाइस किया कि आप एक कोई सिक्योरिटी कंपनी भी चलाइए। सिक्योरिटी कंपनी। तो हमने एक सिक्योरिटी कंपनी चलाई बाय द नेम ऑफ नाइट्स डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो वो कंपनी हमने चलाई और प्रमोट किया, उसमें 2-3 और आर्मी ऑफिसर्स थे उनको भी मिलाकर, और वो कंपनी इतनी अच्छी चली कि यहाँ तक कि पैन इंडिया हमने काम किया। एंड पैन इंडिया के अंदर ये कह सकता हूँ कि मैंने तकरीबन 20 साल के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम एक गार्ड से लेकर, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एनफोर्समेंट वर्क जो सरफेसी एक्ट का होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, जो बैंक्स का प्रॉब्लम आती हैं उनको एनपीएस हो जाते हैं, उनको भी हमने मदद की, और कैश वैन्स भी चलाई। कैश वैन्स मैंने पूरे पैन इंडिया चलाई, और पैन इंडिया यानी कि 18 एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट है, उसके मुताबिक एक लाइसेंस लेने पड़ते हैं कि जिस भी जगह पर आपने काम करना है तो वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस लेते हुए मैंने 17 से 18 स्टेट इंक्लूडिंग JNK, जोराहाट, गुवाहाटी, नीचे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई वेस्ट में, पूरा राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कोई ऐसी स्टेट नहीं जिसके अंदर हमारी ये कैश वैन्स नहीं चली, और हम चलाते रहे, काम करते रहे। बट बीच में 2018 में एक पॉलिसी आ गई जिसमें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आ गई कि जिसके अंदर ये काम भाई वो करेंगे जो जिसके पास 1 बिलियन नेटवर्थ है, 100 करोड़ नेटवर्थ। ओके। तो उसकी वजह से हम जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट हम काम नहीं, मतलब मुझे 21 साल लगे एक गाड़ी से 300 गाड़ियाँ बनाने के लिए,
वो कहते थे 300 गाड़ियाँ कम से कम होनी चाहिए, लेकिन साथ में 100 करोड़ भी होना चाहिए। 100 करोड़ भी। तो वो फिर हमारे हाथ खड़े हो गए। लेकिन एक फ़ौजी के नाते मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट भी लड़ रहा हूँ। कोर्ट्स के अंदर में केसेस हैं कि भाई ये पॉलिसी जो है अनजस्टिफाइड है, डिस्क्रिमिनेटरी है। और हमारी जैसी हम जो नाइट्स एक MSME कंपनी थी जिसमें हज़ारों को हमने सर्विसेज दी थी, तकरीबन एम्प्लॉयमेंट्स दी थी, तकरीबन उन सबको इससे मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट भी छोड़नी पड़ी। और आज भी कंपनी जो है इस समय कानूनी तौर पर हम ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन येट विल कीप मूविंग, विल कीप फाइटिंग। सो ये काम हमने ये किया। दूसरा फिर सोशल वर्क करता रहता हूँ साथ में, बिकॉज लिटिल क्वालिफाइड वी कीप हेल्पिंग द पीपल इन एडवाइस कंसल्टेंसी के अंदर। और साथ साथ क्योंकि हम यंग आए थे, 41 ईयर्स की एज से मैं बाहर आ गया था, तो बच्चों को भी हमने पढ़ाना भी था। तो बच्चों की पढ़ाई थी, मतलब मेरे बेटा और बेटी एक 8th में था, एक 11th में था। सो उन्होंने स्कूलिंग किया, कॉलेज किया। एंड नाउ मैं फ़ौजी था लेकिन बच्चे मेरे सारे डॉक्टर्स। सो दैट्स हाउ दे आर सुपर स्पेशलिस्ट नाउ। तो साथ साथ में वो भी डेवलप हुए। My son is an ortho-oncologist. My daughter, she's again a MDS. Okay. Both married to again super doctor specialists. And साथ में my wife, she was very very supportive because it was she who actually, because एक इकट्ठे तौर पर हमें एडजस्ट होना है। और मोहाली हमारे लिए नई जगह थी, क्योंकि हम पीछे से हम और उत्तराखंड से थे। तो यहाँ पर starting from accommodations and then building your own accommodation and then it takes 25 साल तो हमें इसी में लग गए अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। तो सभी मेरे ख्याल में सभी फौजियों को ये प्रॉब्लम आती है रीएडजस्टमेंट की, लेकिन विद ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी भगवान की कृपा से सब सेटल हो गया है, सेटल हैं और अभी आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, क्योंकि जो आर्मी में पोस्ट्स होती हैं वो किस तरीके से होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे कैसे उनमें ग्रोथ होती है? ये देखो, जब मैं पोस्ट जो है ना 2 टाइप के होते हैं। एक है ऑफिसर्स, एक है दोज हु आर कॉम्बेटाइज्ड, जो कि ऑफिसर्स नहीं हैं, डायरेक्ट उनकी भर्ती होती है। ऑफिसर्स की भर्ती जो होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक हमें CDS एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। इसके साथ साथ में हमें एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होती है और मेडिकली फिटनेस होता है। तो ये हमें पूरा लेवल पे काम करना पड़ता है। तो ऑफिसर लेवल की हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक बनते हैं जी, राइट। और जो हमारे लेवल तक जो ऑफिसर पहुंचता है वो तकरीबन 20 साल की सर्विस के बाद कर्नल बनता है तकरीबन इन एन एवरेज राइट। लेकिन ये जो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन का है, हम बारे में एक बहुत बड़ी एक हमारा एक जोश है, हम कह लें जोश कह लीजिए, हमारा एक सिस्टम है कि जिसके अंदर हम प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो हमारा जो पैशन है वो है दुश्मन के साथ हमने लड़ना है। देश तो की जो नीचे की जो कमांड है यंग ऑफिसर्स की, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन्स, मेजर्स, जो ट्रुप्स के साथ रहते हैं, ट्रुप्स के साथ कॉम्बेटाइज जो हैं वो यंग लोग हैं। ऊपर तो फिर जो ऑफिसर सीनियर बन गया, कर्नल से ऊपर बन गए, वो तो फिर प्लानिंग में चले जाएंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग में चले जाएंगे। बट जो यंग लॉट, जो रियल लाइफ जो है, जिसको एडवेंचरस कहते हैं, रियल जो जिसमें जोश दिखाई देता है फौज का, और वो सारा जो आपको दिखता है, चाहे मूवीज़ में देख लीजिए, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, जो हीरोइक डीड्स हैं वो सारी यंग लॉट में हैं। तो उसमें फिर ये ऑफिसर्स लीड करते हैं, साथ में ट्रुप्स होते हैं। और ट्रुप्स के अंदर हमारे सिपाही हैं, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार, मेजर, इक्वलेंट रैंक एयरफोर्स और नेवी के अंदर हैं। ओके, इक्वलेंट रैंक्स राइट। तो और ये तकरीबन जो रैंक्स हैं हमारी, ये प्रमोशन बेस, ये वैकेंसी के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, और वैकेंसी एज वेल एज मेरिट, दोनों चीज़ें। लेकिन जो मिलिट्री रैंक है ये कमांड एंड कंट्रोल के लिए है। कोई ओहदा थ्रू जो मिलता है कि ये ट्रुप्स को कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक प्लाटून को करना है तो एक सूबेदार चाहिए हमें राइट, एक कंपनी चाहिए तो मेजर साहब चाहिए, एक बटालियन चाहिए तो कर्नल चाहिए राइट। ऐसे ही ब्रिगेड जो है तो ब्रिगेड कमांडर, डिवीजन है तो डिव कमांडर। तो जैसे मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए ये रैंक स्ट्रक्चर होता है।
एंड इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इसकी SOPs हैं और सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी गुड ऑफिसर की प्रमोशन आपको रैंक नहीं मिली, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी के हुक्म के मुताबिक काम किया। आगे वैकेंसी लिमिटेड है, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, अनलाइक IAS IPS और सिविल सर्विसेज, जिसमें सभी के सभी अगर प्रमोशन नहीं भी मिली है लेकिन उनको NFU मिल जाता है। लेकिन आर्म फोर्सेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर अपनी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी हम लोग निभाते हैं, एंड वन फील्स गुड एंड ग्रेट। किसी भी रैंक में हम लोग रिटायर हुए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वननेस हमारी रहती है, एक सॉलिडरिटी रहती है, एक यूनिफाइड हमें एक फीलिंग रहती है कि हाँ वी आर टुगेदर, वी आर यूनिफॉर्म्ड पीपल। दैट यहाँ तक कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो कहानियाँ हैं वो इसी के साथ कनेक्टेड है, 1 रैंक 1 पेंशन। ओके, तो दैट इज़ हाउ द वननेस इज, सो दिस वेरी नाइस। जैसे आपने बोला 1 रैंक 1 पेंशन, तो मैंने अभी न्यूज़ में भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आई या उनकी कोई न्यूज़ आ रही थी कि वुमेन्स को भी एलिजिबल कर रहे हैं, या उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस रिगार्डिंग था वो? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये एक सवाल के जवाब के लिए काफ़ी लोगों को इसकी गहराइयों का नहीं पता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये वुमेन, हम आर्म फोर्सेस के अंदर हम ऐसे नहीं देखते कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। हमारी हमारे कानून के मुताबिक अगर वो ऑफिसर भर्ती हुई हैं तो वो ऑफिसर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन यहाँ पर आर्म फोर्सेस के अंदर जब आपने पूछा कितने प्रकार की रैंक्स होती हैं और कैसी एंट्रीज होती हैं, इसमें जो वुमेन को आर्म फोर्सेस में लाने की एक नई पॉलिसी चली थी कि वुमेन भी आर्म फोर्सेस के अंदर काम करेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो वो इक्वली मतलब इक्वालिटी के अंदर आती हैं। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनली एज पर द पॉलिसी ऑल्सो। बट ओवर ए पीरियड क्या हो गया था कि जब 1962 में जब इमरजेंसी लगी थी, जी, मैं इसकी जेनेसिस प्रॉब्लम बता, जेनेसिस क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। 1962 की जब चाइना के साथ इंडिया की एग्रेशन हुई थी, तो उस समय जो आर्म फोर्सेस के अंदर जो यंग मिलिट्री लीडरशिप चाहिए थी उसकी कमी थी। तो उन्होंने एकदम से वहाँ पर एक पॉलिसी बनी, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स। ओके, एकदम से हमें बहुत ऑफिसर्स चाहिए थे, तो यंग जो लॉट है वो उठ के फ़ौज में आया, अपने आर्म फोर्सेस में सर्विस करने के लिए। इसमें कोई लोग तो IPS छोड़ के, सिविल सर्विसेज छोड़कर, मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर, सिविल पायलट्स, एवरीबडी लेफ्ट एंड इमरजेंसी कमीशन के लिए आ गए वहाँ पर, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी कमीशन के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि इतने हमारे में जोश है, हमारे देशवासियों में जोश है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको एक स्कीम बना दें, एंड स्कीम टर्न्ड इनटू ए शॉर्ट सर्विस स्कीम। तो 1964 के अंदर एक शॉर्ट सर्विस स्कीम बन गई, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर ऑफिसर्स। तो इसमें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग इन। और ये तकरीबन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तकरीबन जो बैचेस चलते थे, एक साल में 2-2 बैचेस चल रहे थे, तो तकरीबन एक कोर्स में 250 ऑफिसर्स आते थे। सो अबाउट 500 ऑफिसर्स इन एन एवरेज, 500 to 600 ऑफिसर्स इन कोर्सेस में आते थे। और ये काम उस समय ये ट्रेनिंग चलती थी हमारी OTS चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई। OTS चेन्नई से वो पास आउट होते रहे। मैं खुद भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ही एंट्री किया है। लेकिन एक स्टेज आती है कि जब आपने 5 साल 10 साल कर लिया है, तो उस समय क्योंकि आपको हायर रैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मेजर से ऊपर नहीं चाहिए, हमें तो यंग ऑफिसर ज़्यादा चाहिए, तो हमने 5 साल 10 साल के बाद उनको एंगेज करके सर्विसेज लेकर उनको बाहर भेज देते। जब बाहर भेज दिया उसके बाद, लेकिन जो मेल ऑफिसर्स हैं उनको, जो हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भर्ती होते थे, उनको एक ऑप्शन मिलती थी कि आपने परमानेंट आगे जाना है तो जा सकते हैं। तो मैं जैसे ऑप्ट किया तो आई वॉज अलाउड टू कंटिन्यू परमानेंट। तो 20 साल के बाद हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ये जनरल एक फीलिंग थी कि 20 साल के बाद पेंशन मिलती है, 20 साल के बाद। और ये ट्रेंड लगातार चलता रहा। जब ये ट्रेंड चलता रहा तो बीच में ये पॉलिसी आ गई, वुमेन भी ज्वाइन कर सकती हैं एज ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। तो जब ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ज्वाइन किए, इनकी पॉलिसी के अंदर ये खास करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि ये तीनों फिर
आर्म्स एंड सर्विसेज में ये भर्ती होनी शुरू हो गई वुमेन की भी, और शॉर्ट सर्विस तो वैसे ही मेल ऑफिसर्स तो पहले ही होते थे। जी। वहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम आई कि ये वुमेन के जो ऑफिसर, जिसकी आप जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर्स ने केस टेकअप किया कि हमारे साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इस शॉर्ट सर्विस के बाद हमें परमानेंट नहीं होने दे रहे, और जब परमानेंट नहीं हो सकते हैं तो 20 साल का जो बैरियर है वो वहाँ पहुँच नहीं सकती, इसलिए हमें पेंशन नहीं लगती है। तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का, फिर काफ़ी देर से ये चल रहा था, उन्होंने ये एक केस के अंदर, आई थिंक इट्स बबीता का एक केस है ऑफिसर का, उस केस के अंदर उन्होंने जजमेंट दी कि इनको आप अगर 10 साल 14 साल के बाद, इसके जजमेंट में बोला कि 14 साल तक अगर इन्होंने सर्विस की है तो जो बैलेंस 6 ईयर्स अगर आपने परमानेंट उसको नहीं दिए तो डीम टू हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स के बेसिस पे उनको आप पेंशन देंगे। यानी कि आप शॉर्ट सर्विस भी हैं लेकिन डीम टू हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स। सो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा डीम टू हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स के हिसाब से उनको ये जजमेंट उनको फेवर में आ गई। तो इसका मतलब जो भी वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, वुमेन जो एसएससीओज हैं, ये जो परसों की जजमेंट है ये निकली है सुप्रीम कोर्ट से, इससे ऑल ओवर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर कोई भी ऑफिसर, लेडी वुमेन ऑफिसर जो ये 14 साल कंप्लीट करती है तो वो पेंशन की भी हकदार है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आर्म फोर्सेस के अंदर हम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तो कहते नहीं है, तो हमारे लिए एक एनवायरनमेंट के अंदर अभी एक प्रेशर आ गया है, एक बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हम एज जो मेल ऑफिसर्स हैं, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल 14 साल तक 1962 से सर्विस करके हम रिटायर हुए हैं एज ए कैप्टन और मेजर, उनकी पेंशनें कहाँ गई? उनकी पेंशन कहाँ गई? सो दिस इज़ ए फर्दर एक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए बढ़ गई है कि नाउ हाउ टू गिव द जस्टिस टू दीज ऑफिसर्स। अब ये जो इसका जो जस्टिस है, इसके लिए मैंने भी एक केस किया हुआ है, एक ऑफ कोर्स काफ़ी ऑफिसर्स का किया हुआ है हमने, और एक और इसके साथ साथ कनेक्टेड बड़ी सिचुएशन है कि जिनको पेंशन नहीं थी उनको जो जनरल ऑफिसर, जो डायरेक्ट जो पेंशन होल्डर ऑफिसर्स हैं, उनको उसके हिसाब से उनके बराबरी में देखा नहीं गया। यहाँ तक कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, ECHS जिसको हम कहते हैं, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो है, वो स्कीम्स भी उनको बराबरी की नहीं मिली, और ना मिलने की वजह से इमेजिन कि 1964 से लेकर आज तक कितने हमारे हज़ारों कैप्टन, मेजर्स और आज की तारीख में लेफ्टिनेंट कर्नल तक आर्म फोर्सेस देश के अंदर लोगों को नहीं पता कि ना उनको पेंशन मिल रही है, और पेंशन ना मिलने की वजह से उनकी जो एक्स सर्विसमैन जो फ्री मेडिकल कवर है वो भी नहीं मिल रहा है, ना उनके डिपेंडेंट्स को मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से उनको अभी एक्स सर्विस माना गया है। तो ये जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस जो होता रहा है लगातार, ये हमारे देश को शायद सब लोगों को नहीं पता होगा, नहीं तो आमतौर पे हम कहते हैं फौजी है तो इसको पास सब कुछ मिल रहा होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट यहाँ तक। और इसकी वजह से ये जो मेल ऑफिसर्स हैं, दे आर फीलिंग नाउ अनकंफर्टेबल, और कुछ केसेस किए हैं, और मेडिकल इनकी फैसिलिटीज़ के लिए, सभी शॉर्ट सर्विस के लिए, ये हम एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अभी रिट हमने फाइल किया है और वो एडमिट हुई है। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि ये इंस्टेड ऑफ सेइंग, अब मैं एक सुझाव इसमें दिया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ कि 14 साल को कट ऑफ ईयर मानते हुए 14 ईयर्स को, माइट एज वेल गिव प्रो राटा ओवरओपी टू एवरीबडी। सही बात। उससे क्या होगा कि यंग जो ऑफिसर्स हैं, यंग लॉट है जो यूथ आर्म फोर्सेस में आना चाहता है, वो आएगा और अपना 5 साल 10 साल काम करके वापस जाएगा, और जब डीम टू हैव कंप्लीटेड 20 साल उसके बाद उसको पेंशन देना शुरू कर दीजिए। सो इससे बहुत बड़ा एक हमें फोर्स मिलेगी। और क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आर्म फोर्सेस के अंदर टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास बहुत अच्छी है तो हमारी आर्म फोर्सेस बहुत अच्छी है, नो, ह्यूमन रिसोर्स की फोर्स जो है वो ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो कीपिंग दैट इन व्यू, आपने ये जो सवाल पूछा है मुझे भी दिल को छूने वाला क्वेश्चन है कि आपको ये एकदम से आप हमसे पूछ रहे हैं,
एंड इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि पूरी पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये जो इनजस्टिस हो रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हाँ, बेसिकली सबको बराबरी मिलना ये चाहिए। किसी को पता ही नहीं था ना, इवन मेरे को भी नहीं पता था। और बजट के अब लोग बजट की बात करते हैं कि भाई अगर हम सारी ज़िंदगी इनको पेंशन देंगे तो बजट कहाँ से आएगा। अरे बजट जितना शॉर्ट सर्विस आप रखोगे उतना पेंशन का बजट कम होगा। आप उनको 20 साल के बाद दीजिए, उनको 30 साल के बाद दीजिए, जब उनकी उम्र होती है। आफ्टर ऑल जो यंग ऑफिसर आया है उसको अगर कॉम्पिटिटिवली शॉर्ट सर्विस ज्वाइन कर गया है तो कॉम्पिटिटिवली बाहर भी रह जाएगा, अपने अपना कोई ना कोई सर्विस ढूंढ लेगा। सर्विस ढूंढ लेगा। बट जितने साल की उसने सर्विस की है आर्म फोर्सेस के अंदर, 5 साल 10 साल 14, उसकी प्रो राटा उसको पेंशन मिलनी चाहिए। और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके परिवार हैं, उनको बराबर उनको की इज्जत फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इससे कि हमारा देश का जो देश के जो फौज में आना चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ ये अग्निवीर की प्रॉब्लम है। ओके। अग्निवीर को कुछ नहीं मिलना, सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं, वो नंबर काउंट हो रहा है। 4 साल उसने जाना है, अग्निवीर ने जाना है जवान लेवल पर। अभी वो सिपाही नहीं है, नायक नहीं बन रहा है, हवलदार नहीं बन रहा है, लेकिन वो जो पिछले 4 साल से जो भर्ती हुई है उसका अग्निवीर हो रही है। अभी वो प्रॉपर मिलिट्री रैंक नहीं है, तो ही इज़ मोर लाइक ए ट्रेनी। अब 4 साल 10 साल, अगर 4 साल बच्चा ट्रेन हो और घर में वापस जाए तो उसके लिए सोशल एक कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ हो जाएगा। सोशली वो कहेगा यार तू वापस आ गया। जबकि फौज के अंदर जैसे भी कोई भी रूल बने बराबरी का बनना, बराबरी का, इक्वालिटी का होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम इस चीज़ की मान्यता दें और हमारी डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो पीपल जो चुन के पीपल, आफ्टर ऑल इस जो आर्म फोर्स है किसकी है, तो आपकी, इट इज़ फॉर द नेशन। सो यहाँ पर एक ये जो दुविधा है इसको हमें दूर करने की कोशिश चाहिए, और इसमें पीपल पार्टिसिपेशन इज़ नीडेड। इसका सवाल खड़ा होना चाहिए कि इतने टाइम से, इतने 64 ईयर से इनजस्टिस क्यों होता रहा। क्योंकि हम बोलते नहीं है, आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कोई लेना देना नहीं है, दुनिया को लेना देना नहीं है, भाई ये ठीक काम तो ठीक करते हैं क्योंकि हुक्म के मुताबिक हमने काम करना है। तो ये प्रॉब्लम जो आती है, जो आपने बोला कि जब हम बाहर आते हैं, ये सोसाइटी समझती नहीं है ये प्रॉब्लम्स। तो इसका हमें एक आपके इस जो आपसे अब बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी के दिमाग के अंदर, जहन के अंदर ये पॉइंट चला जाए कि हाँ, कोई ना कोई ये जोड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो सोसाइटी की जो मनोबल है और भी बढ़े, आर्म फोर्सेस के ऊपर मनोबल और भी बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। तो सर, जैसे रिटायरमेंट के बाद आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे तकरीबन अभी 25 साल हो गए जी। लेकिन मुझे नहीं ये पता लगा कि 25 साल निकल कैसे गए। कैसे निकल गए? नंबर एक, अगर हम समाज के अंदर हैं और जहाँ पर भी हम काम करते हैं, चाहे वो अपनी एरिया के अंदर, लाइक अवर हाउस इन एक 3v2 के अंदर है, तो वहाँ पर उनकी एक सोसाइटी बनी हुई है। तो वहाँ पर सोसाइटी के अंदर जहाँ पर भी उनको कोई थोड़ा बोला उनके सुझाव होते हैं, काम होते हैं, बैठ के सलाह करते हैं, उनके साथ करते हैं। आरडब्ल्यू के अंदर आरडब्ल्यू के अंदर भी उनके पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अलावा वहाँ के बच्चे हैं उनको जब ट्रेन कर रहे हैं, खास करके जब मैंने घर के नज़दीक ही अपना इंस्टीट्यूशन खोला है स्कॉलर्स यार्ड के अंदर, यहाँ तक कि हमने बहुत लोगों, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसके अंदर कोई ऐसा, मतलब वर्ल्ड के अंदर ऐसे एरिया नहीं होगा जहाँ पर हमारे बच्चे ना गए हों। क्योंकि आइलेट्स टोफल के लिए तो सभी आज यहाँ पर बड़ा फैशन था कि हमने फ़ॉरेन जाना है जी। तो चाहे कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वेर एवर पीपल वांटेड टू गो, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग करते रहे हैं। इसके अलावा कोई सिलेक्शंस के अंदर इंटरव्यूज़ हैं, ट्रेनिंग की है। यहाँ पर भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ गए हुए हैं, उनको भी हमने आईएएस के अंदर एंट्री की है, उन्होंने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ आए हुए हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ के चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है ऑफ दी पंजाब सरकार, वो भी हमारे से प्रमोशंस के लिए, बैंक्स की प्रमोशंस के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर चुके हैं। सो हम इतने इन्वॉल्व रहे, तो वी हैव नेवर फेल्ट कि वी आर आउट ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा कभी किसी को डिस्प्यूट हो जाते हैं, कभी कोई एक सोशल एक बॉन्डिंग करनी है, वो हम काम करते रहते हैं। और बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो उसके अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मेरे खुद के फौजी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, या जो एक्स सर्विस मैन हैं, उनको भी हम एडवाइस करते रहते हैं, उनके केसेस टेकअप करते रहते हैं, उनके कोई अपील्स हैं, पिटिशंस हैं,
वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहाँ तक कि अपना एक सिस्टम के अंदर हम हेल्प करते रहते हैं। और इसके अलावा क्योंकि बच्चे सब डॉक्टर्स हैं, तो कोई ना कोई तरीके से हम लोग उनकी कभी पेशेंट को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और कभी डॉक्टर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सो पर्सनली आई हैव ऑलवेज फेल्ट आई एम सो बिजी दैट आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई डू नॉट नो कि मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं आउट ऑफ द कोई स्पेशल एक ऑब्जेक्टिव के साथ सोसाइटी के अंदर काम कर रहा हूँ। लेकिन जब भी जिस प्रकार से भी मौका मिलता है, आपने जैसे बुलाया आज कि आप हमारे इसमें आइए, जी। मुझे लग रहा है कि आज हम जो बातचीत कर रहे हैं ये भी एक सोशल सोसाइटी को हम मैसेज, हाँ, लोगों को अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस हो रही है। सो एवरीबडी इज़ एक्चुअली, जैसे आप मदद कर रहे हैं, हम भी जैसे पार्ट ऑफ द सोसाइटी काम किए जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिकली जब हमारी ज़रूरत पड़ती है कि भाई कहीं वोट डालनी है तो हम वोट भी अपनी डाल देते हैं। तो लोग हर तरीके से जैसे सोसाइटी के अंदर आम लोग हैं, हम भी वैसे आम लोग हैं। आउट ऑफ द वे कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, बट देन मुझे नहीं लगता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हर जगह ऐसी लगती है। सो दैट इज़ ऑल आई कैन से अबाउट समाज के बारे में। और शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ हैं जी। और जो आर्मी पर्सन होते हैं, फाइनेंस को लेके उनके माइंड में क्या सोच रहती है कि वो जैसे बाकी पर्सन है, सिविलियंस हैं, उनको ये होता है कि भी अगर मेरे पास आज 4 करोड़ है, मैं 10 करोड़ बनाऊँ, 10 करोड़ है तो 20 करोड़ बनाऊँ। तो आर्मी पर्सन्स का माइंड सेट कैसा होता है? ये वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट हम जब आर्म फोर्सेस के अंदर एंट्री करते हैं, जब हम एक कसम खा लेते हैं, एक कसम परेड होती है, उस कसम परेड के अंदर डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू फॉर द नेशन। ये इस तरह फाइनेंशियल साइड में तो कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आता, सोच ही नहीं आती कि भाई दिस हैज़ गॉट सम रिलेशनशिप टू अवर लाइफ। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ी एक ऊपर वाले की दया है कि जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। चाहे वो रिस्पेक्टेबल सैलरी है, चाहे रिस्पेक्टेबल पेंशन है, चाहे हमें जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हम तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसको कहो कि मल्टीप्लाई हम करें इसको, कि फाइनेंस की मल्टीप्लिकेशन आप कहें, जैसे कि लोग, आई टिल डेट आई हैव नॉट नेवर टेकन ए शेयर ऑफ एनीथिंग, नेवर टेकन ए शेयर। बट आई ऑल्सो नो कि 21 साल मैंने जब अपनी कंपनी चलाई है कि मैंने 1 लाख की एक अपनी इन्वेस्टमेंट शो करके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट शो करके मैं 30 करोड़ तक का काम किया है। तो ये तो काबिलियत रही है जी। तो जो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिस्टम चलाने आते हैं, हमें अपनी सर्विसेज देनी आती हैं, और अगर इसको हम कहें कि पर्सनलाइज्ड एक वेल्थ क्रिएट करनी है, वी आर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फौजीज विल नेवर बी बॉदर्ड अबाउट इट। वो अपना टाइम अगर निकलेगा गोल्फ खेल लेगा, अगर अफसर होगा तो गोल्फ खेलेगा, अगर फौजी होगा, अगर उसे ज़मीन होगी ज़मीन पे काम कर लेगा, लेकिन सिंपल स्टेट गुरुद्वारे में जाके काम कर लेगा। हाँ। बट दे विल नेवर बी बॉदर्ड अबाउट मेकिंग इन्वेस्टमेंट। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर एक को अपने एक छत चाहिए, एक घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, बस वहाँ तक है। ये बच्चे उनके पढ़े होने चाहिए, बच्चे अपने अपने काम पे लगाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट वे सोच होती है, एंड दैट इज़ वाई देयर हैप्पी गो लकी। कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है, सबके पास है वो मेडिकल की एक इंश्योरेंस होती है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान हो भी जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई ना कोई एज ए फ्रेंड्स हम एक दूसरे को देख लेते हैं। सो वी आर नॉट टू मच कंसर्न अबाउट वेल्थ, एटलीस्ट आई एम नॉट कंसर्न, ऑल आई कैन से। तो सर जैसे आज कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, हम ओपन करते हैं, ठीक है, या FM लगाते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, US की वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, आप पहले तो इसको कैसे देखते हैं एज आर्मी पर्सन, ठीक है, और दूसरा, क्या इंडिया की जो सुरक्षा टीम्स हैं क्या इतनी ज़्यादा समर्थ है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल ईजिली कर लेंगे? ये एक बहुत ही इस समय सीरियस टॉपिक है, और पूरी ये हम इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस समय जूझ रहा है। और जिसको हम आज वॉर कहते हैं या वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ये एक्चुअल में कुछ सालों से अगर आप देखा होगा कि हम लोग की ये जो डेवलपमेंट है ओवर ए पीरियड, ये इस तरीके से हो रही है कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है, और साथ साथ में जो
फोर्सेस हैं हर एक देश की, वो भी बढ़ती जा रही हैं, रिक्वायरमेंट्स डिमांड बढ़ती जा रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड जो नेशन की जो रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट है चाहे इंटरनल, वो भी बढ़ती जा रही हैं। और जो ह्यूमैनिटी है वो इस समय अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, चाहे हम उसको नेशंस में बनाए हुए हैं, अलग अलग नेशंस के अंदर भी हमने देखा होगा कुछ नेशंस हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, आइडियोलॉजी के हैं, कुछ सोशलिस्ट सोच के हैं, कुछ कम्युनिस्ट सोच के हैं जैसे चाइना है, सोशलिस्ट जैसे रशियंस हैं। इसी प्रकार से कुछ अपने धर्म के नाम पर उन्होंने नेशन बनाए हुए हैं, चाहे वो आप इस्लामिक नेशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ जैसे पाकिस्तान बना, हमारे पार्टीशन धर्म के नाम पे हो गया। इसी प्रकार से आप वर्ल्ड ऑर्डर उधर देख लीजिए, इज़राइल और गल्फ़ एरियाज़ के अंदर कुछ इस्लामिक नेशंस हैं। इस्लामिक नेशंस के अंदर भी कोई शिया डोमिनेटेड है, कोई सुन्नी डोमिनेटेड है, जैसे शिया जैसे अपना ईरान हो गया, उस तरफ गाज़ा जो है पैलेस्टीन्स की प्रॉब्लम है। तो यूरोपियन नेशंस में भी देखो ये, तो क्या हो रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये 2-3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। नंबर एक धर्म के नाम पे, और दूसरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के तौर पे, और तीसरा जो अपने इंसान की अपनी सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक नेशंस बने हुए हैं। तो जो आज के हालात हैं जो है इस समय ख़ास करके जो गल्फ़ एरियाज़ के अंदर जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया पूरा जितना हम देख रहे हैं, और लगातार रशिया जैसे कुछ लड़ाइयाँ लगातार चल रही हैं, जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया, उससे पहले अज़रबैजान वर्सेस आर्मीनिया, और इधर आप अपना ईरान इज़राइल वर्सेस गाज़ा, हमारी खुद की जो इलाके के अंदर लड़ाई चल रही हैं, जैसे कि आपने वेरी लेटली आपने ऑप सिंदूर देखा था, अपना टेररिस्ट स्टेट हम कहते हैं पाकिस्तान, या पार्टीशन के बाद भी हमारी इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, 61, 65, 71, उसी प्रकार से 62 विद चाइनीज़। सो इस समय हम लगातार, एटलीस्ट मैं अपने टाइम के अंदर तो देख रहा हूँ कि वी आर ऑलवेज ऑन वॉर, ऑलवेज ऑन वॉर, whether it is a political front, whether it is economic front, और whether it is like war like situation, जैसे अब जहाँ पर हर कोई मतलब एक दूसरे को अभी इस समय ह्यूमन जो एक अप्रोच है, ह्यूमैनिटी की अप्रोच है, वो ख़त्म हो जा रही है। इस सिचुएशन के अंदर जो आपका जो सवाल है उसका मैं इस तरीके से जवाब दे सकता हूँ कि ये पूरी वर्ल्ड जो है अभी इंटरडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली ऑल्सो, पॉलिटिकली ऑल्सो, एंड इवन जो हम इस समय ये नहीं पहचान सकते कि हु इज़ फ्रेंड एंड हु इज़ फो, दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और अगर दुश्मन के साथ जफ्फी डाली तो जो दोस्त था वो कहेगा ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। एक दूसरे के जो ट्रस्ट है उसकी कमी है, जैसे नोबडी इज ट्रस्टिंग ईच अदर, सो देयर इज़ अ वॉर ऑफ इवन ट्रस्टिंग ईच अदर, कि अगर मैंने इंडिया ने अमेरिका से बात कर ली तो रशिया नाराज़, रशिया से बात कर ली तो अमेरिका नाराज़, और अगर मैंने इज़राइल के साथ जफ्फी डाल ली तो ईरान नाराज़, और ईरान से अगर मैंने जफ्फी डाल ली कि तू यार ये आपने अगेंस्ट रिलीजन कैसे बात कर ली। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आप किसी भी तरीके से इसको आप बात करने की कोशिश करो वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर, यू विल फाइंड कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लेक्सिटी में घुसेंगे और इसका कोई जवाब नहीं, तोड़ ही नहीं। सो इसके अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जो आज के समय के अंदर ह्यूमन सर्वाइवल इतना टफ हो गया है दैट वी आर नॉट वेरी श्योर कि आज हम अगर पीसफुल हैं तो कल हमारे लिए पीसफुल होएगा कि नहीं, कि कल कहीं वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं है, कल कहीं भागलपुर राइट वाली सिचुएशन तो नहीं है। सो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी वी आर फेसिंग टुडे, एंड पंजाब बीइंग अनदर एक टिपिकल एरिया, यहाँ पर एक और सिचुएशन है दैट अगर नॉर्थ के अंदर हिमालयाज़ हैं तो हमें चीन से थोड़ा अलग रखते हैं, और अगर साउथ में समुंदर है तो अगर बाहर के जो इन्वेशन हो सकते हैं उसके अंदर समुंदर हमें प्रोटेक्ट करता है। अब वेस्ट में जो प्रॉब्लम जो हमारी हमेशा रही है सालों साल सदियों से, क्योंकि पहले भी अगर 700 साल में मुगल रूल कर गए, किस लिए रूल कर गए, क्योंकि उधर से ऐसी फोर्सेस आती थी जो अगेंस्ट हिंदुइज्म है, तो उससे भी हमें खतरा रहा है। और अगर हम डिवाइड हो गए, पार्टीशन भी आज हो गए, लेकिन पिछले
73 ईयर 40 जब हमारी 76 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस में, हम आज भी पीसफुल नहीं हैं, जी। क्योंकि पुलवामा, पहलगाम, राइट्स एवरीवेयर चल रहे हैं, चल रहे हैं। राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वी आर इन टू ए सिचुएशन। और आज के समय के अंदर तो एक ही तरीका है अपने आप को पीसफुल रखने का, कि हमें अपने आप को एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एरियाज़ के तौर पर, जिसको कहते हैं ना, जिਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੰਡੀਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, जी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ में हाँ मैं हाँ, शब्द पिंड दी मंडीर। पिंड का जो पिंड का मुंडा होता है ना, वो पिंड को संभाल लेता है, वो डंडा लेके खड़ा हो जाता है, भाਵੇਂ उसके पास कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं। ये सिचुएशन सन ऑफ द सॉइल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिस इलाके का बेटा है, जिस इलाके, उसको अपने इलाके की ज़्यादा देख रेख रखनी। खुद सुरक्षा करना। अगर वो तरन तारण का है या फिरोज गुरदासपुर का है या अमृतसर का है, उसको अपनी पहले अपनी चिंता है, क्योंकि ही डजंट वांट टू बी किल्ड बाय एनीवन, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर हो, चाहे वो पीछे से कोई हो। अगर पीछे से भी कोई डंडा मारने को तैयार होगा, उसके लिए भी लड़ जाएगा वो। सो अभी एक आने वाले समय के अंदर मैं ये जो देख रहा हूँ कि ये जो यंग यूथ है, ये अलग तरीके से अभी अपनी सर्वाइवल को देख रहा है। वो अपने अभी लोकलाइज जो प्रोटेक्शन है उसकी तरफ देख रहा है। और ठीक है, अगर हमें इज़्ज़त मिलती है बाहर लड़ाई लड़ने के लिए, या एक आर्म फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से मौका मिलता है, तो हम भर्ती होते थे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, सिखलाई रेजिमेंट भी है, काफ़ी लोग फोर्स के अंदर जाते थे, क्योंकि इस इलाके के अंदर, इस इलाके ने हमेशा लड़ाइयाँ ही देखी हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, चाहे वो पार्टीशन के दौरान थी, चाहे 65 है, 71 है, डायरेक्टली अफेक्टेड है पंजाब। सो हिमालय अगर नॉर्थ में है और साउथ में समुंदर है, तो वेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला पंजाब इज़ द शील्ड ऑफ हिंदुस्तान। सही बात है। तो इस चीज़ को मैं पहले अपने इलाके को देख लूँ, अपनी जो हमारी अपने हिंदुस्तान की, अपने देश की अगर रक्षा करनी है, तो मुझे पंजाब को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पंजाब के लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पंजाब को एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड के तौर पर, ढाल के तौर पर मुझे तैयार करना पड़ेगा। और ये नहीं हम कह सकते कि आज बड़ा दुख होता है जब लोग बात करते हैं कि भाई सिख रेजिमेंट में जवान नहीं आ रहे हैं, अरे पंजाब रेजिमेंट में फ़ौज में जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण ये कि हमारी पॉलिसियाँ ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से हम ये, अब यूथ बैठा आपके सामने, ये जो काम कर रहा है आपके, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? कहते यार 4 साल के लिए अग्निवीर में क्यों जाऊँ, कि इतने, अगर मैंने 21,000 रुपये कमाना, मुझे 30,000 तो यहीं कमाई हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि हमारे जो पंजाब का यूथ है जी, वो थोड़ा सा अभी डिस्करेज्ड है, नॉट मोटिवेटेड नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि अभी ये सिक्योरिटी की हमें डिमांड बढ़ने वाली है, और ख़ास करके जब अभी वेरी रिसेंटली इवन पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इस चीज़ को समझ रही है कि इस समय आने वाला जो समय है ये काफ़ी सख्ती का है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे मिलिट्री लीडर्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो अभी इस समय जो काम करने वाले हैं, उनको इस तरीके से अभी एकजुट होना पड़ेगा, और कोई डिफरेंसेस नहीं रखने पड़ेंगे, और हमारी जो सोसाइटी है उसको अपना उठाना पड़ेगा, इनका मोराल को हाई करना पड़ेगा, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये जो यूथ है वो एंटर करे, ट्रेन हो, और ट्रेन होने के बाद कैसी भी कोई भी इमरजेंसी होती है वहाँ पर उस इमरजेंसी को संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि एकदम से जब इमरजेंसी आ जाएगी, उस समय जो सबसे ज़्यादा जो खामी होती है, जो कमज़ोरी होती है, कि जो आपके सामने जो सोल्जर है, जो तैयारी, जो एक फोर्स को तैयार करना है, वो उसमें टाइम लगता है। एक सोल्जर को एक लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए हमें कम से कम साल भी लग जाता है, राइट। सो इसको हम कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और इस समय जो सिनेरियो ओवरऑल डेवलप हो रहा है, सबसे प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, चाहे वो देश नेशनल लेवल पर है, चाहे स्टेट लेवल पर है, हमें अभी एक आर्म फोर्सेस की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस के उस
पुराने तरीके से नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी बहुत अच्छी है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स को हमने आगे बढ़ाना है, और ख़ास करके इलाके के जो लोग हैं, जैसे अब पंजाब है तो पंजाब के लोगों को अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर कैसे हमने एंटर करना है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है और इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। तो इस समय जो अनसर्टनिटी बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, जो डिसऑर्डर बना है, उसके अंदर हमें आर्म फोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्स को जो है अभी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और इस पे जो अभी कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ख़ास करके पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और इसको भी हम एक टॉप प्रायोरिटी पर काम करेंगे। अगर हम अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, और आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी सिचुएशन कैसी भी नेशन के ऊपर आ सकती है उसको हम झेल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने पहले लड़ाइयाँ आर्म फोर्सेस की हम लोगों ने नहीं लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एंड वी आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। जी। बट ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो तरीके से डेवलप हो रहा है, खासकर जो इकोनॉमिक वॉर, ये इस समय प्रॉब्लम सबसे जो आ रही है, एक इकोनॉमिक जो वॉर है वो किसके ऊपर है? सारी ये तेल के ऊपर है, तेल के ऊपर, डीजल के ऊपर है, राइट। 85% जो हमने डीजल लेना है वो सारा हमने खाड़ी से लेना है। हमने ईरान, इराक, जो भी है इलाके हैं, ओमान, उधर से हम लेते हैं। और खाड़ी के युद्ध के अंदर अब ये हो गया है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है वो बिल्कुल एकदम ब्लॉक पड़ा है, और हमारी 28 से 22 जो शिप हैं वो अंदर गल्फ़ के अंदर रुकी हुई हैं। उनको वापस लाने के लिए अभी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि हम 200 डॉलर पर बैरल के हिसाब से देंगे। 156 तो चला गया ऑलरेडी, तो कहाँ हम 65 डॉलर के हिसाब से एक बैरल लेते थे, आज 156 पे जा रहा है। एंड सिचुएशन आज लग रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बता दिया है कि भाई ये कोविड लाइक सिचुएशन आ रही है, इसे टेंस सिचुएशन आने वाले टाइम के अंदर, ये टेंस सिचुएशन आने वाली है। इस क्रिटिकलिटी के अंदर आम लोग अफेक्टेड होंगे, और इसी के अंदर ही जब प्रॉब्लम आती है, इंटरनल प्रॉब्लम जब बढ़ेंगी तो साथ साथ में जो एक्सटर्नल है वो बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ हमें अपना संयम, अपनी सोच, अपना जो मोराल है उसको डाउन नहीं करना है। अभी आप देख लीजिए, साथ हमारा नेबरिंग देश है पाकिस्तान, वो किस तरीके से अपने आप को अभी प्रॉब्लम्स में आया हुआ है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। उधर से जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ के तालिबानी जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उनको खुद को नहीं पता कि किस उनका जो कल का पॉलिटिकल सिचुएशन है या स्टेट की, पाकिस्तान की स्टेट की सिचुएशन वो कैसी होएगी। वो तो यहाँ तक कि अगर आप इनके वो क्या कहते हैं टिकटॉक्स देखो, टिकटॉक ही कहते हैं, तो टिकटॉक्स वहाँ से आ रहे हैं, कहते हैं यार ये तो चंगा तो यार इनू हिंदुस्तान ही संभाल ले। सही गल है। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो देर इज़ ए प्रॉब्लम, वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। अगर आप यूएस को हो कि भाई बहुत पावरफुल स्टेट है, उस यूएस को हेल्प करने के लिए कोई भी यूरोपियन स्टेट नहीं हेल्प कर रहा है इस समय। ऑल नेटो स्टेट्स कहते हैं सॉरी ये आपकी लड़ाई है, अभी आपने पंगा लिया है, अभी आप संभालो। इसराइल कह रहा है कि अभी मेरे ऊपर इतनी तबाही हुई है, जो अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी की भी बहुत एडवांस समझता है, टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई है, राइट। यूएस जो है उनके जो शिप्स हैं, ऐसे लग रहा है आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भगोड़ा हो गया है। इफ़ यू आस्क मी कि यूएस हैज़ एक्चुअली टेक्निकली, अगर एक और स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल हार चुका है, राइट। और ऑपरेशनली तो बिल्कुल डेफिनेटली अभी देखो ईरान के पास इतना कुछ वो अपनी वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन्स उसके पास इतने हैं कि आज तक ये नहीं समझ में आ रहा कि हैं कितने, राइट। उनकी वो उस तरीके से यूज़ कर रहा है, फ्रीली यूज़ कर रहा है, इतने रेंज के उनके पास इक्विपमेंट आ गया है टेक्नोलॉजी की, वो डिगो गार्शिया तक फायर कर पा रहा है। सो वी आर इन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और यूएस कहता है कि मैं ये तेल को संभाल लूँ, वो कहता है कि तेल तो चलो संभालना है, वो कहता है जी जो भी ये व्यापार होगा वो मेरे डॉलर के हिसाब से होगा। चाइना कहता है मेरे युआन से होगा। अभी वो करेंसी की भी लड़ाई शुरू हो गई है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। रशिया भी कहता है कि मेरा तेल खरीदो, अगर उनका तेल खरीदता हूँ तो यूएस इधर से हमें हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, क्यों आप उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। सो वी आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सिनेरियो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आज हम प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपने आप को तगड़ा करो, अपने आप को तगड़ा करो, दैट्स ऑल। लेकिन जो आपने लॉकडाउन की भी चर्चा की कि जैसे मोदी जी ने हिंट दिया है, लोग सभी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंट दे दिया,
पार्लियामेंट में कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहो, जैसे कोविड की सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया। सबसे पहले तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे लोगों ने लाइनें लगा रखी थी, कोई पानी वाली टंकी लेके आया था कि इसमें डीजल भर दो जी। तो लोगों ने ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया। तो आपको लगता है कि ऐसा पैनिक क्रिएट होना चाहिए, या इस तरीके इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, देखो ये बेसिकली एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी हम कैसे मिल जाए? एक ऑयल एनर्जी है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, एक सोलर एनर्जी है, हमारे पास हाइड्रोलिक ये कोल एनर्जीज हैं। हमें इंडिया के अंदर मुझे नहीं जाता कि हमें इतनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है, क्योंकि एनर्जी हम लोग जो है एक ऐसा स्टेट है कि हम हर हालात के अंदर भी सरवाइव किए। ये सब चीज़ें जो मॉडर्न, जो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी मॉडर्न एनर्जी के तरीके हैं। पहले इतने सालों से, सदियों से ये अपने सिविलाइजेशन रही है इंडिया की, कैसे रही है? उनके पास तो ये, अब मेरे हिसाब से कुछ फ्यू इयर्स बैक मेरे गांव मैंने खुद देखा है कि मेरी माय मदर, माय ग्रैंड मदर वो चूल्हा चलाते थे। बिल्कुल, राइट। सो और अभी भी लोग अपने ये जो नेचुरल जो इनोवेशंस हैं वो करके अभी काम करते हैं। सोलर अभी हमारे पास जो इनोवेशंस हैं काफ़ी आ गई हैं, और इसी प्रकार से काफ़ी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग टू बी, एक जो क्राइसिस जो ज़्यादा आ सकता है वो मुझे लग रहा है ये इंटरनेट के ऊपर आ सकता है। ओके। अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम कहीं आ गई, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ गई, तो तब वो क्या नया सिनेरियो कैसे होगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन जिन्होंने ये देखा पहली बार, और जो न्यू जनरेशन जो जिन्होंने डिपेंडेंट ही नेट के ऊपर है, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम आपका ये जो सिस्टम चल रहा है ये भी नेट के ऊपर चल रहा है। राइट। ये अगर नेट के ऊपर प्रॉब्लम आती है, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि अभी जो हर नेशन अपनी इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने अपना ही एक सैटेलाइट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। पहले एक सिस्टम होता था, गूगल सिस्टम होता था, या यूएस से एक जीपीएस सिस्टम चलता था, सारा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा था। लेकिन अभी हर देश ने अपना अपना अलग शुरू कर दिया। यूएस का अलग है, चाइना का अलग है। यही कारण है कि चाइना की वो जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ईरान खड़ा हुआ है। अगर वो यूएस की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता तो इनकी मिसाइलें भी नहीं चलनी थी। सो नाउ वी आर इन ए सिचुएशन कि हमें समझना पड़ेगा कि आने वाली जो समय है ये सैटेलाइट वॉरफेयर या मिसाइल की जो वॉरफेयर हैं, या नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम आने वाली है, या हम अब बड़े खुशी से कहते हैं कि भाई एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, हम ट्रांजैक्शंस जो करते हैं वो भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक दाद दूंगा अपने इंडिया की। इंडिया ने थोड़े दिन पहले, मतलब अब मैं गवर्नमेंट की, मैं आई एम नॉट टॉकिंग गिविंग एनी पॉलिटिकल फेवरेबल एक कमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई तुम डॉलर के लिए लड़ रहा है, तुम युआन के लिए लड़ रहा है, तुम उसके लिए तो इंडिया ने एक और तरीका अपनाया कोविड ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर और कोविड के टाइम पर। भाई तुम हमें तेल दो, हमें आपको अनाज देते हैं। ओके। बार्टर सिस्टम। और मुझे आज तक याद है कि मैं गाँव के अंदर, देखो हम लोग, हमारी जो जनरेशन है, हमने ये सब चीज़ें देखी हुई है। मैंने गांव के अंदर जो आइसक्रीम खाई है, हाँ, वो एक कटोरी अपना दाना देकर और आइसक्रीम लेकर मैंने खाई है। आज का बच्चे को अगर बोलो कि भाई ये बार्टर सिस्टम भी होता है, यू नेवर नो। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आल्सो, कि भाई अगर मुझे यहाँ से मुझे दाना चाहिए तो दूसरे के से कुछ लेकर देगा। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हमें एक ऐसा एक फियर नहीं रखना चाहिए। हमारा जो इंसान का दिमाग है वो कोई ना कोई इनोवेशन निकाल लेगा। बट वी हैव टू हैव, जो हमारी लीडरशिप है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सोशल लीडर्स हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर जो एक एल्डर्स हैं उनको भी दोबारा से इस सिचुएशन के तैयार रहना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसी कोई क्राइसिस आ जाए, वी शुड बी एबल टू बेयर इट। इंडिया हैज़ द कैपेसिटी, इंडिया हैज़ दी। अगर कोई हमें कहता है कि भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू कंट्रोल इट्स ओन स्टेट एंड कैन हेल्प आउट अदर्स, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो हमारी इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है।
एंड पंजाब इज़ दैट वे वेरी लकी. वही पंजाब ना हो तो एवरीवन, इवन यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह, बिहार, हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं, दाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोई भी बंदा जो है आगे बढ़ेगा, उसने बेसिक जो एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी इकॉनमी की जो इस पर रहेगी. और सिर्फ है कि हमारे ऊपर ये जो मजहबी जो हमारे ऊपर दबाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ चलती रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से अगर हम कंट्रोल कर जाएं तो वी आर द बेस्ट. इंडिया इज़ द बेस्ट नेशन. आई डोंट सी एनी आई सी अ ग्रेट फ्यूचर इन इंडिया. जी. इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आने वाली. तो सर आपने बड़ा अच्छा बताया कि सर्वाइवल के अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, वो हैंडल करना आता है इंसान को. तो जब आप आर्मी में जाते हैं या आर्मी में आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा सर्वाइवल का कि ऐसी सिचुएशन बनती हो? मैं तो वही हूँ ही वैसे इन्फेंट्री का, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का. और मैंने लद्दाख स्काउट के अंदर भी काम किया है, जहाँ पर सियाचिन भी है और जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड कार्यक्रम है, डीबीओ है, जहाँ पर आपने अभी लड़ाइयाँ देखी होंगी, ये जो गलवान की हुई हैं. इसी प्रकार से नॉर्थ सिक्किम, इसी प्रकार से जोशीमठ के जो चाइना बॉर्डर के साथ है, इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, रेगिस्तान के अंदर है. देखिए, सबसे पहले एक हमें मानना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के अंदर हम वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. मतलब वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? पानी नहीं है, खाना नहीं है, राइट. एंड उसके लिए भी हमें सर्वाइवल के लिए हमारे पास ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग मतलब एक मेंटली हम लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है, नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली ऑल्सो. ओके. मिसाल के तौर पर एक जब मैं लेफ्टिनेंट था, सेकंड लेफ्टिनेंट था, उस समय हमें एक कोर्स करना पड़ता है, कमांडो कोर्स. ओके. कमांडो कोर्स हमारा बेलगांव में रन होता है. वहाँ पर अभी एक ट्रेनिंग का एक टाइम होता है. ऑफ कोर्स बहुत कुछ हम करते हैं कमांडो ट्रेनिंग के अंदर, बट एक हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड है, जिसमें हमें 3 दिन हमें जंगल में छोड़ दिया जाता है. 3 दिन जंगल में छोड़ दिया जाता है. हाँ. उसके ऊपर ना हमारे पास रहने के लिए कोई कपड़े हैं, रहने के लिए कोई बिस्तरे नहीं है, सिर्फ अपने यूनिफॉर्म एंड शूज़, दैट्स ऑल, राइट. एंड सर्वाइवल के लिए एक नाइफ है और एक आध माचिस वगैरह या लाइटर वगैरह है, वो हमारे साथ है, दैट्स ऑल. एंड हमें वो पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है विद इन द जंगल ओनली एरिया, विद नो फूड सप्लाई, नो फूड सप्लाई, नो वाटर सप्लाई. सो एज ए कमांडो वी आर ट्रेन्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड हाउ टू सर्वाइव. वो सर्वाइवल के अंदर अभी नाला है, नाले में से हम पानी भी पी लेते हैं. अगर कुछ हमें जंगल के अंदर खाने पीने के लिए जो सामान है वो मिल जाता है, वो खा लेते हैं. यहाँ तक कि वहाँ पर वही ट्रेनिंग होती है कि सांप को भी खाया जा सकता है, आपको बता. ओके. यस. 6 इंच आगे से काट दो, 6 इंच पीछे से काट दो, उसको बीच का, इट इज़ एज टेस्टी एज एनी मीट, राइट. सफाई करके हम सांप को भी खाना सीख जाते हैं. साथों साथ अगर कोई जानवर पकड़े आ गया जंगल के अंदर, तभी पेट तो भरना है, तो हम लोग फिर यंग ऑफिसर्स हैं, कोई भी जानवर हाथ में आ जाते हैं, वो हम पकड़ के उसको भी हम रोस्ट करके, अब रोस्ट कैसे करेंगे, वो कुछ चीज़ तो है नहीं, तो वो मिट्टी के साथ उसमें लिपाई करके उसको आग में फेंक देते हैं, वो रोस्ट हो जाता है. जैसे तंदूरी चीज़ बनती है वैसे तंदूरी वो नॉन वेज बन जाता है और हम खा लेते थे. तो ऐसे भी हमने सर्वाइव किया. और हाँ, कभी कभी फिर थोड़ी सी लोगों को कुछ आती है कि भाई इनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ ऐसा राशन, जैसे जिसको कहते हैं एयर ड्रॉप, तो एयर ड्रॉप हो जाता है, एयर ड्रॉप हो गया, या ट्रेनिंग देते हैं कि भाई थोड़ा सा राशन भी आपके पास आ गया, और थोड़ा सा अब मुर्गे भी पकड़े गए, ऊपर से फेंक देंगे, अभी कहीं छोड़ देंगे तो खुले मुर्गे भी पकड़ के हम लोग दबा लेते. पहले तो पकड़ना ही टास्क होगा. That was very good. It was very interesting. So these are the things which we remember. इतनी बड़ी हमने की हुई है ट्रेनिंग. लेह लद्दाख के अंदर, सियाचिन के अंदर, इमेजिन अभी तो सब कुछ सप्लाई होता है. जब हम सियाचिन में ऊपर पेट्रोलिंग के लिए गए थे, वहाँ पर हार्डली एनीथिंग, वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू ओनली सर्वाइव ऑन एक मिट्टी का तेल. अगर हम पानी के बजाय मिट्टी के तेल को लेके जाते थे, ओके, राइट, क्योंकि पानी तो हम बर्फ़ को पिघाल के हम पानी बना लेंगे. कुछ चीज़ बनानी है, हमें आटे की बोरी चाहिए या कोई चीज़ जिससे कि हम कुछ बना लें, और कुछ नहीं चाहिए.
और वी यूज्ड टू सर्वाइव फॉर सच लॉन्ग पीरियड। खिचड़ी बन जाए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती थी। तो अभी तो थिंग्स आर चेंज नाउ। टेंट्स नहीं होते थे तो हम बर्फ़ के अंदर ही गुफा बना के रह जाते थे। पैराशूट की सप्लाई होती थी, हमारे पास आते थे तो हम पैराशूट को ही, जैसे आपका इतना अच्छा ये कमरा बना है, हम अपने वो जो जेरी केन हमारे ऊपर गिरते थे तो जेरी केन्स में तेल को बाहर निकाल लेना, खाली जेरी केनों की दीवार बना लेनी और साथ में पैराशूट को हमने लगा लेना अंदर। Okay. जो ब्यूटीफुल रूम्स हम अपने कैबिन बना लेते थे, उसी में हम रहते थे 8 फुट बाई 8 फुट के एरिया के अंदर। इसी प्रकार से बंकर्स में रहना है, हाइट्स के ऊपर रहना है। इसी प्रकार से सर्वाइवल के लिए कोई नहीं होता था। वहाँ के जो लोकल घोड़े होते थे हमें उनको भी इस्तेमाल कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बड़े वाले घोड़े दिखाई देते हैं प्लेन में, वहाँ पर पुराने चंगेज़ी ब्रीड के घोड़े हमें हैं, उनको भी यूज़ करके हमने यॉक को इस्तेमाल करके मैंने ग्लेशियर पार किए हुए हैं। ओके। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब इफ़ यू आर वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। तो कोई ना कोई तरीका मिलता है और हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। यही चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एज ए यंग ऑफिसर, अगर आप आर्म फोर्सेस में हमें ट्रेनिंग मिलती है तो बेसिकली मिलती किसके लिए, कि अपने सर्वाइवल के लिए, साथ साथ कि हम अपने टास्क को पूरा करें। और टास्क को पूरा कर लिया तो हमने हमारी जिसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं उसको हम कर सकते हैं। और यही चीज़ें हमारे अभी जहन में घुस गई हैं। और हमें जो कोई लड़का, जब सिविल में लोग छोटी सी बातें करते हैं तो हमें हंसी आती है कि यार ये कि छोटी सी चीज़ के लिए क्यों यहाँ पर ये झगड़ा कर रहे हैं। तो अभी एक कहानी एक फ़ौजी की है, रिटायर होके आए गांव के अंदर जी। आमतौर पे ये जो कैटल का जो वेस्ट होता है उसके लोग रूढ़ी कहते हैं हम लोग हाँ, पंजाबी में, बिल्कुल। वहाँ पर डंप कर लेते हैं। जब वो मैच्योर हो जाती है उसके बाद उसको ज़मीन के ऊपर वो स्प्रेड कर देते हैं, एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। जी। लेकिन ये फ़ौजी ने बड़ा एक इनोवेशन ये यूज़ की, क्योंकि मैन पावर चाहिए उसको स्प्रेड करने के लिए। तो उसने एक इजी तरीका क्या अपनाया, वो मैन्योर को ट्यूबवेल के पानी के अंदर डालता रहा। जो ट्यूबवेल चल रहा है तो मैन्योर को निकाल के वो ट्यूबवेल का जो बनी होती है सांची उसके अंदर वो डाली जाए। ठीक है। तो लोग आके कहें ये क्या कर रहा है, बट यू विल बी सरप्राइज, देयर इज ए न्यूज़ कि उसकी जो प्रोडक्ट है पर एकड़ जो हेक्टेयर निकली पूरे गांव में से सबसे बेस्ट उसकी निकली। सबसे बेस्ट निकली ना उसने इनोवेशन यूज़ किया। सो ही इज़ यूजिंग फॉर हिज ओन सर्वाइवल, यूजिंग लेस ऑफ दिस थिंग। वो पानी, क्योंकि पानी ने जब जाना है ट्यूबवेल से उधर तो उसकी जो हमें खाद चाहिए वो पानी के साथ साथ फ्लो करके चली गई। So this is innovations. So same way we have to come out with innovations, and that's what is also taught in army. कि कम से कम हमारी एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर भी है, इसके अंदर हम इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स, हमारी एज ए लीडर हमारी हिम्मत होती है कि टास्क भी कंप्लीट हो और मुझे गोली ना लगे। मैं दुश्मन को गोली मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरे ऊपर गोली नहीं लगनी चाहिए। ये एक हमारे में एक मुद्दा होता है, ये ट्रेनिंग का एक बहुत खासियत होती है। और इसी का हमें जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग है और उसको सिविल के साथ कैसे हमने जोड़ना है, ये भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट को अभी हम लोगों ने कभी, इसको सिविल डिफेंस कह देते हैं, इस सिविल डिफेंस को हमने कभी एक पूरा रूप नहीं दिया है। ये टाइम लगेगा। ये टाइम तब लगेगा कि अगर ये जो फर्स्ट हमारी एक टॉक हुई थी जिसमें मैं कह रहा था कि एक फ़ौजी आदमी जो है जब सिविल सोसाइटी में आता है उसको इस तरीके से एक कानून दो, इस देश के अंदर ऐसा कानून दो जिसको हम कहते हैं आर्म फोर्स, हम मेरी सोच में आर्म फोर्सेस रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर एक्ट जी, कि जिसके अंदर हमें सरकार की स्कीमें नहीं चाहिए, हमें एक कानून चाहिए जिससे कि एक जैसे सुपर, हम फौजी बंदे कौन हैं, ये सारे सुपर माइनॉरिटी क्लास हैं। जिस प्रकार से हम अपनी ओबीसी या एससी या वुमेन जेंडर्स को हमने रिजर्वेशंस दी हुई हैं अलग से, इसी प्रकार से ये जो अगर हम कानून दें तो इस फौजी को जो रिटायर हो के आया अर्ली सर्विस के अंदर, कानूनन तौर पर सिविल सोसाइटी के साथ एक इकट्ठा करने के लिए, उसकी ट्रांजिशंस को, उसको उनके साथ मिलने के लिए एक ऐसा एक कानून दें, सेंट्रल कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, जो कि ऑल ओवर इंडिया एक ही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस एक्ट से आया है,
एक एक्ट से आया है, इसी प्रकार से ट्रांजिशन के लिए भी उसको एक ऐसा कानून मिलना चाहिए, चाहे हम नीचे वाली जो स्टेट है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उसको वो एक सेंट्रलाइज्ड एक एक्ट समझना चाहिए और उससे उसको एडजस्ट कराना चाहिए सोसाइटी के साथ मिलाने के लिए। इसके अंदर उसकी रिजर्वेशंस, उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़मीन की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब देश इलाके से अलग हो जाता है फौजी, तो वापस जब आता है तो उसको एक नया माहौल फिर उसको एडजस्ट होना पड़ता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल पर है, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए तरीका है। तो एक ट्रांजिशनल एक उसको कानून देना चाहिए, जिससे कि उसको बहुत एक सोशली एक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा कि भाई मैं फ़ौज के लिए भी नौकरी किया और अभी सिविल में आया हूँ, तो मुझे एक मदद मिल रही है एक कानून द्वारा, तो सोसाइटी के साथ जेल करना आसान हो जाएगा। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं युवाओं की, तो आपको नहीं लगता जो आज के युवाएं हैं वो कहीं ना कहीं फिटनेस को लेके पीछे देखे जा रहे हैं? देखिए, जो ये फिटनेस है, ये बड़ा पर्सनल सवाल है। जी। और चाहे वो उम्र वाला हो, चाहे मिडिल एज का हो, चाहे यूथ का हो, जी। फिटनेस तो इस लाइफ टाइम पे सबको चाहिए। सबको चाहिए। अच्छा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल की मॉडर्न लाइफ के अंदर ये फिटनेस के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और हर चीज़ जो कमर्शलाइज हो गई है। पहले जो एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से हम लोग खाना पीना करते थे, अपना रहते थे और इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं थे, जो हमने अपने यूथ में देखा है, और आज की हम जनरेशन देखते हैं, देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस। फिटनेस के ऊपर ध्यान लोग दे रहे हैं, लेकिन ये जो कमर्शलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो एक योगिक तरीके से हम सोचते हैं, दिमाग और बॉडी का मेल जैसे इकट्ठा होना चाहिए, वो आजकल थोड़ा बिखरा पड़ा है। मतलब योग के अंदर ये अयोग दिखाई देता है। और कैसे कि मिसाल के तौर पर पहले हम योग करते थे तो हम सोचते थे कि हमने नाम लिया है, हमने फिज़िकल फिटनेस की है, हम देख रहे हैं, अपनी बॉडी को समझ में आता था। लेकिन आजकल के टाइम पर लोग योग भी थ्रू सिस्टम्स करने लग पड़े हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, कोई उनको समझाने वाले नहीं है, और वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो अपने तरीके से फ़िज़िकल फिटनेस जैसे भी अपने ये यूट्यूब्स के अंदर या ऑनलाइन के अंदर को सिखा रहा है, उनको किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से ईटिंग हैबिट्स भी हैं। सो हर चीज़ जो कमर्शलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से जो यूथ है वो ये समझ नहीं पा रहा है। रादर यूथ से पहले मैं कहूँगा बच्चा ही नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से हमने आगे को चलना है। और उसके पास इतनी ये जो मोबाइल को हम बून भी अगर कह सकते हैं तो बेन भी है, ये नुकसानदायक भी है। अब छोटे से छोटे बच्चे भी हैं, अभी 2-3 साल 4 साल का बच्चा नहीं है, वो भी मोबाइल के ऊपर काम कर रहा है। तो उसका जो फिज़िकल, जो हमारी फिज़िक के ऊपर जो सिस्टम्स चल रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारे काम कर रहे हैं, चाहे वो ईयर्स हैं, चाहे आइज़ हैं, चाहे ब्रेन है, चाहे ये इतना मतलब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है बॉडी के ऊपर, दैट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक कि इवन नाउ द लेटेस्ट जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग टुडे इज बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, बिकॉज ऑफ दिस टू मच ऑफ एक्सपोजर टू ये जो हमारा सिस्टम है। तो ये अभी इसकी एक अलग से अभी हमें एक जो लीडरशिप है, या कह लीजिए हमारी सोसाइटी है, या सोसाइटी के अंदर जो लीडर्स हैं, उनको एक अलग से एक पहचान बनानी पड़ेगी, एक तरीका दिखाना पड़ेगा सोसाइटी को कि किस प्रकार से हम चलें। और अगर ये हमें टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई, तो डेफिनेटली हम लोग नहीं इसको संभाल पाएंगे। अब या फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसी हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर है, वट एवर है, वन में से जब हम कहते हैं कि भाई आज मोबाइल क्लास में नहीं होगा, तो नहीं होएगा। अगर हम इतने से इतने बजे हम बिल्कुल साइलेंट रखना चाहते हैं मोबाइल का, किसी का नंबर नहीं चलेगा, तो हुक्म चलता है उनका। लेकिन आज की तारीख में जो सोशल सोसाइटी है, जो अपनी सिविल सोसाइटी है, वो इस चीज़ के ऊपर काबू पे नहीं आ पा रही है। और इसके लिए नए प्रोग्राम तो चल रहे हैं, सरकारें बड़ी कंसर्न है, मेडिकल सिस्टम्स भी कंसर्न है, बट वी आर स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल। ये एक आने वाले टाइम पे हेल्थ की एक इशू बहुत बड़ा आने वाला है। और तो कोविड के टाइम पर भी हमने देखा था कि इस दौरान भी लोग कुछ चौकन्ने थे, और कुछ जो है उन्होंने ये देखा है कि कितनी मुश्किलें आई हैं, बट स्टिल
दोज हुआ थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, जो अपने आप एक काम कर पाए, वो लोग काफ़ी कामयाब रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अभी एंट्री के लिए हेल्थ इज़ बिकमिंग ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक इशू। अगर आने वाले किसी भी जगह पर आपने सर्विस लेनी है, कंडीशंस लेनी है, एम्प्लॉयमेंट लेनी है, हेल्थ के ऊपर अभी एक बहुत बड़ा एक चेकिंग होगी। क्योंकि दूसरी चीज़ें तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो आपकी सेहत है उसके ऊपर किसी का काबू नहीं है। तो इसलिए जो एंट्रीज हो रही हैं गुड गुड इन हेल्थ कंडीशन जो है, गुड हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए आजकल एंट्रीज हो रही हैं। एंड ये तो इंसान की अपनी एक फितरत है, अपनी एक जोश होना चाहिए कि अपनी सेहत को, ख़ास करके यूथ, उसको रखना पड़ेगा। संस्थाएं हैं जो इसको प्रचार भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, बट अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हाउ बेस्ट ही कैन लुक आफ्टर योर ओन हेल्थ। आज मैं 70 साल का हूँ, लेकिन मैं आज भी ध्यान अपनी बॉडी को देता हूँ। जिसको कहते हैं फ़ौज में पीटी, मैं आज भी पीटी करता हूँ। शाम की जो वॉक है वो भी करता हूँ। बीच में कोई गेम्स का टाइम मिलता है, मैं गेम्स भी खेलता हूँ। यहाँ पर कोशिश मेरी होती है कि हम आज भी विद ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मुझे अभी ऐनक नहीं लगी है। ये इसीलिए कि हम लोग इससे थोड़े दूर रहे हैं। सो वी नीड टू बी लिटिल मोर, एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए भी, और इसकी और जो सिस्टम है उसको समझने के लिए भी। मेरे हिसाब से कि 2 घंटे काम करो और कम से कम फिर बाद में 20 मिनट फिज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। टाइम टेबल एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे काम, 20 मिनट फिज़िकल फिटनेस, फिर 2 घंटे काम करो, फिर 20 मिनट, ये एक तरीका है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। एट दिस एज एंड स्टेज यू आर डूइंग सो वेल, गुड, वेरी नाइस टू सी। ग्रेट सर, एक्चुअली आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगने वाला है। तो कोई संदेश आप पूरे देश को देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू? बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर आने के बाद और बात करने के बाद। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखो जी। सबसे पहले सेहत, दूसरी बात अपना देश, और अगर प्रदेश में भी लड़ने के लिए जाना पड़े उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और देश को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करो कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपका इस सवाल का कोई जवाब निकलता है तो आप बड़े कामयाब सिटीज़न हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक आर्टिकल है 51A, उसके अंदर सिटीज़न का राइट है कि देश के लिए उसने क्या देखना है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 51 का जो आर्टिकल है उसको पढ़िए और देखिए कि हर सिटीज़न की एक जिम्मेदारी है कि देश को कैसे देखना है। जी। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।